नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश के चलते भारी तबाही और केदारनाथ हाईवे पर चट्टान और मलबा गिरने की वजह से यातायात बाधित हुआ है। सड़क का तकरीबन 60 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। चौकी फाटा क्षेत्र के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो सड़क का तकरीबन 60% हिस्सा इससे खराब हुआ है और चौकी फाटा क्षेत्र के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश के चलते भारी तबाही एक बार फिर से देखने को मिली है। केदारनाथ हाईवे पर चट्टान और मलबा आने की वजह से सड़क का तकरीबन 60 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। चौकी फाटा क्षेत्र के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर चट्टान और मलबा गिरा है, जिसके चलते सड़क का 60 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और चौकी फाटा क्षेत्र के पास का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश के चलते भारी तबाही देखने को मिली है और केदारनाथ हाईवे पर चट्टान और मलबा आने की वजह से 60 मीटर का हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। चौकी फाटा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब आइए आपको देहरादून से ही एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर सीएम ने 4 जिले के जिलाधिकारियों से बातचीत की है और रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के डीएम से बात की है। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की पूरी जानकारी ली है और मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में हर कोई जाकर मदद करे और पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाए। तो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में जाकर मदद करें, इसका निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया और उन्होंने कहा है कि हर एक जिलाधिकारी पूरी तत्परता के साथ काम करें। आपदा के समय में जैसे ही कोई शिकायत आए, जैसे कोई समस्या आए, उसका तुरंत निदान कीजिए। खबर किच्छा से है, जहां विधायक तिलकराज बेहड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लेफ्ट पाहा नहर कवरिंग को 3 किलोमीटर और बढ़ाए जाने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपनी घोषणा में संशोधन किए जाने के आदेश दिए। इससे लेफ्ट पाहा नहर की कवरिंग पूरे 4.5 किलोमीटर की जाएगी। बेहड़ ने यह भी कहा कि संदर्भ में मुख्यमंत्री से घोषणा में संशोधन करते हुए बाकी 3 किलोमीटर नहर कवरेज और सड़क को शामिल किए जाने की मांग की गई है। बेहड़ ने मुख्यमंत्री की पूरी नहर कवरेज बनाने को अपनी घोषणा में शामिल किए जाने पर उनका आभार भी जताया है। मैंने जब सुनता था कि पूरी स्वीकृत हो गई है, जब मैंने सिंचाई विभाग के साथ बैठक की पीडब्ल्यूडी के साथ, इसकी तो मालूम पड़ा 1.5 किलोमीटर सैंक्शन है। 11 करोड़ रुपए इसका स्वीकृत हुआ है, 5 करोड़ रुपए इसमें मिल गया है और जबकि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। तो मुझे लगा और वहां के लोग भी मुझसे मिले, हिसाब फिर इसका औचित्य तो आगे का रहेगा नहीं। सिर्फ इसका जो मेन सड़क से जो किच्छा शहर के अंदर है, जो उत्तर को जाते हैं चीनी मिल को, उसी क्षेत्र को लाभ मिलेगा, नीचे तो मिलेगा ही नहीं बरेली रोड तक जाने के लिए। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिला था कि इसको जो आपकी घोषणा संख्या 108 है 2019, उसको संशोधित किया जाए और इसको पूरा को शामिल किया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी, उन्होंने पूरा इसको शामिल करने के निर्देश दे दिए घोषणा में। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आजकल ये लाइन उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी पे एकदम सटीक बैठती है। जोशी जी, एक चिट्ठी वायरल हो रही है, पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित करने की बात कही गई है और कहीं ना कहीं ये पत्र आपका नाम लेकर वायरल किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है और क्यों वायरल किया जा रहा है? देखिए, कुछ दिनों पर से सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2009 में मैं एमएलए था, मैंने कोई पत्र एमडीडी को लिखा जिससे मैंने किसी मुस्लिम संस्था को ज़मीन मस्जिद के लिए आवंटन करने के लिए कहा।
क्योंकि इसी बीच एक प्रकरण भी वहाँ पर चल रहा था मस्जिद का, उसको उससे क्लब करते हुए उसकी टाइमिंग ऐसी वायरल किया गया। और प्रथम दृष्टया अगर उस तथ्य को आप देखेंगे तो आप भी इस चक्कर में आ जाएंगे। एक बार तो मैं भी इस चक्कर में आ गया था कि यार ये सही है गलत है, लेकिन जब मैंने दिमाग में मैंने जोर दिया, मैं जिस भूमि से हूँ। कौन सी त्रुटियां इसमें आपने देखी जिससे आपको पता था, वो थोड़ा दिखाइए दर्शक जिससे जाने कि ये जो चिट्ठी वायरल हो रही है। जब व्यक्ति विधायक होता है तो उसको विधानसभा से बाकायदा लेटर पैड इशू होते हैं, उसमें लिखा होता है सदस्य विधानसभा उत्तराखंड, क्योंकि उस टाइम विधानसभा के सदस्य होते हैं, और बाकायदा उसमें जितने भी लेटर इशू होते हैं उनके नंबर पड़े होते हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये षड्यंत्र किया उसने एक गलती ये की कि जो उसने लेटर पैड बनाया उस लेटर पैड के नीचे लिख दिया उत्तराखंड शासन, जिसका इस्तेमाल शासन में होता है, सचिवालय में होता है। और जो पेपर यूज किया वो पेपर भी शासन का पेपर है, जिसमें देखिए इसमें लाइनिंग पड़ी, लेटर पैड में लाइनिंग नहीं होती साइड में। ये टीक व टिप्पणी करने के लिए अगर शासन के पत्र आप देखें उसमें होता है, फाइल में होता है। और उसके बाद एक फर्जी आदेश चिपकाकर इसको वायरल किया गया। मैंने इसका संज्ञान लेते हुए वीसी एमडीडीओ को अपने आवास पर बुलाया और उसको जब पत्र दिखाया तो उसने छूटते ही कह दिया, क्योंकि लगातार अधिकारी इसको डील करते हैं, उन्होंने कहा साहब ये तो टोटल फर्जी है, और ये आदेश भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से किसी का फर्जी इस पर चिपका दिया गया है। तो मैंने उनको निश्चित किया है कि इसे पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और इसके आधार पर कोई कार्रवाई उसको निरस्त किया जाए। तो उन्होंने बताया कि इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी जांच चल रही है। जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पता सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोकल स्टेट लेवल मीडिया पर और संगठन के संज्ञान में मामला लाया गया है, क्योंकि ये पूरे देश में चल रहा है। इसलिए जब मैं अपने नेतृत्व से मिला था माननीय संरक्षण मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाते रहते हैं तो दिल्ली की मीडिया के माध्यम से भी जनता के बीच ये बात जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही पक्ष दिखाया जा रहा है। जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, सच्चाई लोगों के सामने नहीं आएगी। तो इसलिए आपसे बातचीत करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने आज पूरे तथ्यों के साथ ये आपके सामने रखा। प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे गणेश जोशी को। कम्युनिकेशन के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश स्तर पर 3 नामों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिल चुका है। हालांकि अभी कांग्रेस ने नामों का खुलासा तो नहीं किया है। इसके बाद प्रदेश से इस पैनल को केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। केंद्रीय नेता भी प्रदेश के नेताओं से इन नामों पर चर्चा कर जानने की कोशिश करेंगे। उनके लिए कौन सा प्रत्याशी सही साबित होगा, उसके बाद एक नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर भी कटाक्ष किया और कहा प्रदेश में भाजपा की ही तो सरकार है। उपचुनाव की तारीख तय हो गई है, लेकिन भाजपा अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जीत के लिए भी सुनिश्चित है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास 3 नामों का पैनल आ चुका है। शीर्ष नेतृत्व आपस में इस चीज़ पर मंथन कर रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा मुफीद कैंडिडेट वहाँ पर होगा। और अभी तो सत्तारूढ़ दल जिनके विधायक वहाँ से दिवंगत हो गए वही निर्णय नहीं ले पाए कि वो किसको मैदान में उतारेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जैसे ही रूपरेखा तैयार होती है चुनावों को लेकर, हम सबसे पहले आपके सामने आएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिस पर उन्होंने कहा था कि कुछ राजनीतिक संगठन अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री आवास घेर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कल जो लोग उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे वो उत्तराखंड के मूल निवासी और आंदोलनकारी थे। कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को उत्तराखंड के मूल निवासी और आंदोलनकारी अगर गैर राजनीतिक संगठन लगते हैं तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। उन आंदोलनकारियों का भी अपमान है जिनकी बदौलत आज वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उन्हीं के त्याग और आंदोलन के चलते आज सरकार के बड़े बड़े नेता इन पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जिनको वो गैर राजनीतिक बता रहे हैं।
कल राज्य के आंदोलनकारी संगठन भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे। भू कानून की मांग आंदोलनकारी लंबे समय से कर रहे हैं, राज्य की जनता लंबे से समय से कर रही है। मूल निवास की मांग भी राज्य की जनता की बहुत पुरानी है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बहुत ही बेतुका और शर्मनाक बयान दिया कि जो है कुछ संगठन जो है कुचेष्टा कर रहे हैं जनता को भरमाने की और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप बताइए कि राज्य के आंदोलनकारियों की कुचेष्टा है? वो अगर राज्य की जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो भू कानून की मांग को कर रहे हैं। आपका ये बयान शर्मनाक है। राज्य के आंदोलनकारियों का भी अपमान है और राज्य की जनता के भी अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी करनी चाहिए। राज्य के आंदोलनकारी और राज्य की आंदोलनकारी जनता उनको माफ़ नहीं करी इस बयान के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में बड़ा खुलासा करते हुए देहरादून के मोहित नगर की पार्षद अमिता सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। दसोनी ने बताया कि 2020 के दौरान भारत ट्रेडर्स ने सैम टेक्नोलॉजी को सबलेट किया था, फ्री राशन किट बांटने का अनुबंध किया था। इस फ्री राशन किट के वितरण में बड़ा झोल निकलकर सामने आया। दसोनी के अनुसार भाजपा पार्षद अमिता सिंह ने प्रेमनगर की राशन विक्रेता नीलम त्यागी से मुलाकात कर एक अज्ञात व्यक्ति को अपने पुत्र के रूप में मिलवाया। नीलम त्यागी को 10,000 राशन किट का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिया गया और इसकी कीमत 650 रुपये प्रति किट थी। दसोनी ने कहा कि बड़ा घोटाला है, जिसको यदि गुणा भाग किया जाए तो कीमत करोड़ों में निकल जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस योजना को भाजपा के ही पार्षद ने बट्टा लगाने का अपराध किया। पर्दाफाश हुआ है। नीलम त्यागी जो कि एक राशन विक्रेता हैं प्रेमनगर में, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मोहित नगर से पार्षद भाजपा की जो हैं अमिता सिंह, उन्होंने इन्हें 10,000 राशन किट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्रति किट कहा गया कि किट 650 रुपये का बनना चाहिए, लेकिन हम आपको बिल 950 रुपये का देंगे और आपको भुगतान भी 950 रुपये के हिसाब से होगा, लेकिन जो 300 रुपया बकाया है वो आपको हमें वापस करना होगा। बिल 18,000 किटों का बनाया गया और नीलम त्यागी से 10,000 किट तैयार करवाए गए। खबर रुड़की से, जहां राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रेयस सिंह राणा रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेवात की घटना की निंदा की, जहां उन्होंने घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी है। वहीं उन्होंने कुछ हिंदू संगठनों पर आपसी भाईचारे और सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच ऐसा आपसी सौहार्द बने कि दूसरे देश भी उससे सबक ले पाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती रहे, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो है जो हमारा देश लगातार जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो डरने लगे हैं कि भारत में फैक्ट्रियाँ ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियाँ चाहते हैं, तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूँगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी। अगर मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे, तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। देहरादून में लगातार जिला प्रशासन की फाइलें गायब होने के मामले सामने आए हैं। इसमें सीएम धामी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब ताजा मामला सचिवालय से सामने आया, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरणपाल सिंह के शस्त्र लाइसेंस की सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने इसकी जानकारी दी है और सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर की तहरीर पर नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ
स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात ये पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत है। नहीं, अभी तो तहरीर दी गई है जिसमें कि फाइल के ना मिलने के संबंध में कंप्लेंट दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रुड़की नगर निगम से मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद अब हरिद्वार सीडीओ प्रतीक जैन को जिला अधिकारी के नगर निगम का चार्ज सौंप दिया है। इसके बाद नगर निगम पहुंचे प्रतीक जैन ने प्रेस के सामने आकर कहा कि उन्हें निगम का चार्ज सौंपा गया है तो वो कोशिश करेंगे कि निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। निगम क्षेत्र के लोगों के साथ तालमेल बनाकर वो काम करेंगे और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के हर संभव प्रयास भी करेंगे। और इसके लिए हमारे द्वारा एक ड्रेनेज प्लान पे भी काम किया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हमारी टीम के साथ। पहले भी ड्रेनेज प्लान बना तो है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्रेनेज प्लान बना है उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी करें। किस तरह से जो वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है या बारिश का पानी जहाँ पे इनंडेशन की वजह से कलेक्ट हो रहा है, उसको किस तरह से निकासी और उसका एग्जिट किया जाएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो प्राथमिक रूप से रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे कम से कम जल भराव हो, और उसके लिए जो प्लान बनाना होगा उसके लिए हम कंसल्टेंट से भी बात करेंगे, नगर निगम से भी बात करेंगे और हमारे जो बाकी जल विभाग हैं, पेयजल निगम है जैसे, उनसे भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नाम का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। एक वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। बता दें कि वीडियो में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को लेकर एमडीए ने अपने स्तर से मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटित करने की बात कही है। इसके बाद ये पत्र सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया है। इसको लेकर उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वो जो पत्र है वो फर्जी है, क्योंकि साल 2009 में वो लेटर पैड का उपयोग करते ही नहीं थे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उन्हीं की पार्टी के नेता ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति का इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। अभी कुछ दिनों से मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और जो ये बताया जा रहा है कि मेरा 2009 का पत्र है, उसमें मैंने एमडीए को कहा कि अमुक संस्था को जो है मस्जिद के लिए कोई स्थान आवंटित कर दिया गया। और प्रथम दृष्टया अगर इसको पत्र को कोई देखेगा तो बिल्कुल सही समझेगा, क्योंकि जब मुझे दिखाया गया, मैं एक बार मैं भी चक्कर में आ गया कि ये पत्र बना कैसे। जब मैं कैबिनेट से नीचे आया तो एक मुझे मीडिया की बच्ची ने दिखाया, फिर मैंने दिमाग पर जोर डाला। मैंने कहा मैं ऐसा काम जीवन में कभी नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा। और जब बाद में इसकी पूरी डिटेल हमने निकाली, ये टोटली फर्जी था, क्योंकि मैं उस समय विधायक था। उसका पत्र मैंने साथ में लगाया है। जब विधायक आदमी होता है तो उसमें लिखा होता है सदस्य विधानसभा उत्तराखंड। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने अवगत कराया है कि बीते दिनों गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 7वें दिन भी लगातार घटनास्थल और अन्य स्थानों पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च, रेस्क्यू और खोजबीन का अभियान जारी है। सर्च, रेस्क्यू, खोजबीन अभियान के दौरान आज 20 लोगों में से लापता चल रहे 2 और शव बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। शेष 18 लापता व्यक्तियों का रेस्क्यू और खोजबीन का काम जारी है। रेस्क्यू और खोजबीन टीम में डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाईएमएफ, पुलिस प्रशासन की टीम में शामिल है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि पुलिस थाना, चौकियों और फायर सर्विस ने अपने अपने क्षेत्रों में सर्च रेस्क्यू अभियान जारी रखा है। राजधानी देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश का देश भर से रेल संपर्क एक बार फिर से टूट चुका है। भारी बारिश के चलते मनसा देवी की पहाड़ियों से आए मलबे के चलते हरिद्वार में भीमगोड़ा स्थित काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है और भारी मलबा आने के कारण तमाम ट्रेनें जहां तहां खड़ी हैं। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से रेलवे ट्रैक से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। आफत की बारिश के चलते लगातार मलबा यहां रेलवे ट्रैक पर आ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मलबा साफ होने के बाद ही रेलवे ट्रैक दोबारा सुचारू होगा। हो जाएगा आधे घंटे में। सर अक्सर बारिश में ऐसी मलबा आ जाता है सर। ये सारी ट्रेनें इधर से उधर खड़ी हो गई। फिलहाल देहरादून ट्रैक बंद है फिलहाल। कब से ये बंद कब से है? ये 10:30 पे आया था मलबा। अच्छा, तो ट्रेनों आवाज आई, ट्रेनों की कैसे हो रही है? रोक दिया गया है। अब सेफ्टी हुआ है हमारे। रेलवे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया। कितना समय लगा, कैसे कैसे
और तुम्हारे सामने करी तो है काम यार। बस सर ये क्या कारण है, क्यों मलबा आता है बार बार इस ट्रैक पे? अरे ये तो भैया आपदा है तो यार कैसी भी आ सकता है, इसमें क्या कह सकते हैं। ये इसका बनाओ आप, आपदा देखो क्या पहाड़ है, पुराना पहाड़ है, पूरा 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 पहाड़। इसका बनाओ ना ऊपर वीडियो उसकी, आगे भेजो इसको। हम तो लगे ही पड़े हैं रात दिन इसमें, बड़ी दिक्कतें, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप आपदा को कोई नहीं रोक सकता यार। ये तो देखो हम लोग लगे हुए हैं, जो हमारा काम हम कर रहे हैं अपना। देखो लगभग कितनी देर से आगे के ट्रैक है? ये 10:30 बजे से करीब कब तक चल जाएगा? बस चल जाएगा आधे घंटे में। जोशीमठ विकास खंड का सुदूरवर्ती गांव पगनो आजकल पूरी तरह से खतरे में है। गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हुआ और इसके चलते इस वक्त दर्जनों परिवार भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। भूस्खलन का मलबा गांव की तरफ बढ़ रहा है और बीते दिनों भारी भूस्खलन के चलते 2 दुकान, 3 गौशाला, एक गरीब परिवार का आशियाना, साथ में भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर और एक धर्मशाला भूस्खलन की चपेट में आ गए। इसको लेकर पगनो गांव के ग्रामीण काफी डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है, अगर प्रशासन जल्द हमारे गांव की सुध नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में पूरा गांव जोशीमठ तहसील में बैठकर भूख हड़ताल करेगा। और यहाँ पे विगत 2-3 वर्षों से लगातार भूस्खलन हो रहा है मेरे गांव में। और गांव को अभी तक जो नुकसान है, एक पानी का जो आवाजाही टैंक है, पानी का टैंक जो है दुरुस्त हो चुका है। 1 हफ्ते से जो है गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे प्राइमरी स्कूल को भी जो है गांव में शिफ्ट किया गया है और वन विभाग की चौकी उसको भी शिफ्ट किया गया। 1 मकान 2 गौशाला यहाँ पर एक परिवार की क्षतिग्रस्त है, दूसरा मकान भी अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। और मेरा भी यहाँ पे 2 दुकानें, इस मेन रोड पे 2 दुकानें थी व्यवसाय के लिए, तो 2 दुकानें भी जो है ध्वस्त हो चुकी है और मेरा मकान भी खतरे की जड़ में है। और साथ ही मेरे भी 2 गौशाला जो है टूट चुके हैं और नुकसान काफ़ी हो चुका है। जहाँ तक शासन प्रशासन को भी हमने 2 साल से अवगत कराया है, तो 2 बार इस बार भी जो है तहसील प्रशासन की टीम पहुँची यहाँ पे, तो उन्होंने जो है अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, खाली घर छोड़ने के लिए बोला। घर छोड़ के जाएंगे कहाँ, घर में हमारा जो है सभी आज पूरा गांव जो है इसकी चपेट में है, तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं और बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। हम अभी भी शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कोई अगर मदद की जाए तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय उप जिलाधिकारी के यहाँ भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर हो जाएंगे। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान के अनुसार जनपद चमोली में भी भारी बारिश की संभावना जता दी है। इसके चलते जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए। रात की बारिश के चलते क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बाधित कर दी गई और वहीं प्रशासन द्वारा जिले के सभी आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। फिर भी भारी बारिश के अलर्ट का असर नगर में दिखाई नहीं दिया। राजधानी दोन सहित उत्तराखंड के 4 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून सहित नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। 3-4 घंटे की बारिश में ही तेज आंधी तूफान चलने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को आगामी 15 अगस्त तक सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। खबर डोईवाला से है, जहां लगातार भारी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। बता दें कि भारी बारिश होने की वजह से कई लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं मकान में पानी घुसने की वजह से 12 साल की बच्ची की डूबने के चलते मृत्यु हो गई। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।